हेलो बच्चों, मैं वसंत कुमार गुप्ता। आज आप लोगों को फर्स्ट ईयर का क्लास आपको पढ़ाएंगे। सेकंड पेपर जानते होंगे, फिजिक्स की 2 बेल चलती है, तो एक बेल फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जाता है, दूसरी बेल में सेकंड ईयर पढ़ाया जाता है। तो प्रदीप सर आप लोगों को फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं। डायमेंशन फार्मूला आप लोगों को बताया भी गया होगा और उसका उपयोग भी समझाया जा रहा होगा, उसको आप समझिए। और गंगेश सर ऑनलाइन ही समझा रहे हैं, उसको भी आप समझिए। मैं इसका सेकंड पेपर आपको आज से बताऊंगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत मन से पढ़िए। घर पे है जो भी टीचर्स कह रहा है, क्योंकि देखिए अध्यापक और छात्र के बीच में एक विश्वास की एक डोर होती है। अब चूँकि हम आपके सामने तो है नहीं, हमारा कोई भी स्कूल का कोई भी टीचर्स आपके सामने है नहीं, तो वो केवल एक विश्वास के साथ आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये काम करोगे, तो आप पूरा प्रयास करिए। न समझ में आए तो उस टीचर से आप कंसल्ट कीजिए। देखिए ये जो व्यवस्था है, कोरोना वायरस के कारण ये व्यवस्था उत्पन्न हुई, नहीं तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती। पर चलिए जो भी है, देश संकट में है तो उसमें सबका सहयोग जरूरी है। आपका काम भी होता रहे और देश के जो अगुआ हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन किया है, लॉकडाउन की जो स्थिति उत्पन्न, उनका ही पालन होता रहे, तो दोनों काम एक साथ होता रहे, ज़्यादा ठीक है, पढ़ाई भी होती रहे। तो आप फर्स्ट पेपर और गंगेश सर से पढ़िएगा। आपके फर्स्ट पेपर आपके प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं और सेकंड जो गंगेश जी ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे आप कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ बच्चे देहात के नहीं जुड़ पा रहे हैं ऑनलाइन, इसलिए यूट्यूब चैनल माध्यम से सबको पढ़ाया जा रहा हो। जो दिक्कत होगी इसको आप समझिएगा। एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा कि आप जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। ये आपको बहुत चीज़ें आपको बताएगा भी है, ये शायद बताया भी गया होगा आप लोगों को। फिलहाल चलिए, हमारा जो चैप्टर है वो सेकंड पार्ट का जो चैप्टर है उसका नाम है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था, इलेक्ट्रिसिटी इसका कहते हैं, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, प्रत्यास्था। देखिए एक शब्द है इसमें जिसको कहते हैं विरूपक बल। विरूपक बल, विरूपक बल क्या होता है? वह बल जो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दे। वह बल जो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं? विरूपक बल। जैसे बल लगाने से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन आपको बताया होगा कि आकार या आकृति में परिवर्तन कर दे, उन्हें विरूप। पहला बल आप लोग को बताया होगा, दिशा परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन होता है, घुरीय परिवर्तन होता है। अब विरूपक बल क्या होता है? वह बल के बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा, बल का मात्रक भी आप जानते होंगे। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो विरूपक बल क्या होता है? वह बल जो किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। तो विरूपक बल जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसके आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली आता है दृढ़ पिंड, इसको कहते हैं रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। दूसरे प्रकार की जो वस्तु होती है उन्हें कहते हैं प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ वस्तु। इथा है प्रत्यास्थ वस्तु। और तीसरे में होता है अप्रत्यास्थ, इसको सुघट्ट भी बोलते हैं। यानी वस्तुओं को 2 प्रकार से आप, यानी दृढ़ पिंड या दृढ़ वस्तु, प्रत्यास्थ वस्तु और अप्रत्यास्थ वस्तु। विरूपक बल जब लगाया जाता है, क्योंकि जानते होंगे प्रत्येक पदार्थ की प्रवृत्ति होती है कि जब भी उस पर कोई बल आरोपित करती है तो उसका विरोध करती है। अब विरूपक बल लगाने के आधार पर वस्तुओं को विरोध करने के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है: दृढ़ पिंड, प्रत्यास्थ वस्तु और अप्रत्यास्थ वस्तु। अब दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडी, प्रत्यास्थ वस्तु का मतलब इलास्टिक सब्सटेंस, इलास्टिक, और प्रत्यास्थ का मतलब होता है प्लास्टिक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यानी रिजिड बॉडी, इलास्टिक और प्लास्टिक। अब पहले दृढ़ पिंड की बात करते हैं। दृढ़ पिंड क्या होता है? वे पिंड जिन पर अगर आप विरूपक बल लगावें तो उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। जिसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन, जैसे स्कूल का आपका डस्टर है, उसको आप खींचिए, कहाँ उसकी लंबाई बदलेगी? तो ऐसा वह पिंड
जिस पर कोई भी बल लगाने पर उसकी आकृति, जिस पर विरूपक बल लगाने, विरूपक बल का ले मतलब कि वह बल जो उसकी आकृति बदल दे। तो अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए और उसकी आकृति में कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु क्या कहलाती है? दृढ़ पिंड होती है। रबड़ को छोड़कर शेष सभी ठोस पिंड, ध्यान दीजिएगा, रबड़ को छोड़कर शेष सभी ठोस पिंड क्या कहलाते हैं? दृढ़ पिंड कहलाते हैं। दूसरा होता है प्रत्यास्थ वस्तु। प्रत्यास्थ वस्तु में क्या होती है? प्रत्यास्थ वस्तुओं का मतलब होता है वे वस्तुएं जिन पर आप विरूपक बल लगाइए और उनकी आकृति क्या हो जाए? बदल जाए, परंतु विरूपक बल हटा लें और वस्तु अपनी पूर्वावस्था को क्या कर ले? प्राप्त कर ले, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। जैसे स्प्रिंग है, रबड़ है, तो रबड़ को अगर आप खींच दें, स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की बात करने वाले स्प्रिंग है आपका है, इसको जब आप बल लगाओगे तो स्प्रिंग की लंबाई क्या हो जाएगी? पहले से बढ़ जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगी, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी, और स्प्रिंग की जब लंबाई बढ़ जाएगी आप बल हटाओगे फिर अपनी पूर्वावस्था में आ जाता। तो प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उसकी आकृति बदल जाए और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर ले, तो ऐसी वस्तु को कहते हैं प्रत्यास्थ, इलास्टिक सब्सटेंस कहा जाता है। और दूसरा आपका होता है अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ का मतलब हो, तीसरा आपका होता है अप्रत्यास्थ वस्तु। अप्रत्यास्थ वस्तु का मतलब होता है वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाया जाए और उनकी आकृति क्या हो जाए? बदल जाए। अब विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त न करे, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। यानी वस्तु में विरूपक बल के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अभी तो आपने ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा। अब आपको आता है कि विरूपक बल के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है: दृढ़ पिंड, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। यहां हमको प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में पढ़ना है, जो हमारा चैप्टर ही है। चैप्टर का नाम है प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था क्या होती है? प्रत्यास्थ वस्तु क्या होता है कि प्रत्यास्थ वह वस्तु होती है जिन पर आप विरूपक बल लगाइए और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी उसकी आकृति, प्रत्यास्थ का मतलब होगा कि प्रत्यास्थ वस्तु होती है जिन पर विरूपक आप बल लगाएंगे तो उनकी आकृति बदल जाएगी, और विरूपक बल हटा लेंगे तो वस्तु अपनी पूर्वावस्था को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। तो ऐसी वस्तुओं का कहते हैं प्रत्यास्थ, और वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ। आप पहले भी जानते होंगे कि हर वस्तु अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, इसीलिए हम उस पर बल लगाते हैं। तो अब जो चैप्टर है उस चैप्टर की को परिभाषित कैसे कहते हैं? उस चैप्टर की को परिभाषित प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था क्या होता है? प्रत्यास्था का मतलब होता है प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु के पदार्थ का या किसी वस्तु का वह गुण है जिसके अंतर्गत वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है, और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। बार फिर से सुन लीजिए, प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिसके अंतर्गत वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु क्या होती है? पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। वस्तु की इस गुण को प्रत्यास्थ कहते हैं। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ कहते हैं। समझ में आ गया? और अप्रत्यास्था क्या होता है? अप्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके अंतर्गत वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध कर लेती है, और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त न कर पावे, तो ऐसे वस्तुओं को क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ वस्तु में। और वस्तु के उन गुण को क्या कहते हैं? अप्रत्यास्था, या इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं सुघट्य। अब प्रत्यास्थ में जैसे आपका रबड़ है, स्प्रिंग है, ये सब प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। ये सब जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ। जैसे स्प्रिंग है, रबड़ है। पर एक बात और देखिए, कोई भी पदार्थ न पूर्णतया प्रत्यास्थ होता है और न पूर्णतया ही अप्रत्यास्थ होता है। न पूर्णतया प्रत्यास्थ होता है और न पूर्णतया अप्रत्यास्थ। न पूर्णतया प्लास्टिक होता है न पूर्णतया इलास्टिक होता है। केवल हाथी दांत, बिलियर्ड गेंदें, ध्यान रखिएगा, हाथी दांत, बिलियर्ड गेंदें, इनको
प्रत्यास्थ वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है, जबकि यह भी पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होता है। और गीली मिट्टी को पूर्णतया अप्रत्यास्थ कहा जाता है। कोई वस्तु न पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है न अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ वस्तुएं जो पूर्णतया लगभग होती है वो क्या होती हैं? हाथी दांत, बिलियर्ड गेंदें, ये पूर्णतया प्रत्यास्थ माना जाता है। जबकि गीली मिट्टी ध्यान दीजिए, गीली मिट्टी को क्या कहते हैं? पूर्णतया प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक के बर्तन आप लोग देखे होंगे। प्लास्टिक का मतलब वो नहीं बर्तन, प्लास्टिक एक गुण है जिसके अंतर्गत बल आप उस पर कोई आकृति बदल लेंगे, इसके बाद वो आकृति परिवर्तन का विरोध नहीं करेगा, छोड़ देंगे, बल हटा लेंगे तो नहीं आएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ और शब्द आते हैं, जैसे होता है, इसे स्प्रिंग की बात करते हैं। तो ये आपका स्प्रिंग मान लीजिए है, हम स्प्रिंग का उदाहरण, रबड़ का उदाहरण देंगे, रबड़ का कोई तार होगा उसका उदाहरण देंगे। स्प्रिंग की बात अगर करते हैं तो इस पर आप जानते होंगे प्रत्येक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कण कैसे बने हैं? अणुओं से मिलकर बने हैं। ठोसों में जानते होंगे अणु एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बने होते हैं। इस बल को कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। यानी ठोस वस्तुओं में अणु जो होते हैं एक दूसरे से जिस बल द्वारा बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल द्वारा बने होते हैं। तो जैसे ही आप कोई बल लगाते हो, इसको किसी बल से नीचे की ओर खींचते, एक सिरा गिरधार से बंधा है, दूसरे सिरे पर आपने बल लगाया, तो क्या होगा? इस स्प्रिंग की लंबाई बदल जाएगी। स्प्रिंग की लंबाई बदलने का क्या मतलब हुआ? अब जैसे ही कोई बल आप लगाओगे, स्प्रिंग की लंबाई क्या हो जाएगी? इसको लंबाई की दिशा में खींचोगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ने का मतलब क्या? पहले देखिए, जब नहीं खींचा था तो अणु बहुत नजदीक होते हैं, और जब आप खींच दोगे तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, अर्थात इस स्प्रिंग की लंबाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और जैसे वृद्धि होगी, अणुओं के बीच की दूरी पहले इतनी थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और जैसे अणुओं के बीच की दूरी बड़ी होगी, वैसे ही अंतराणविक आकर्षण बल इसको पूर्वावस्था में लाने का प्रयत्न करेगा। यानी इसमें एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाएगा जो इसे पूर्वावस्था में लाने का प्रयत्न करेगा। और जानते होंगे न्यूटन के तृतीय नियम से क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होती है। जितनी क्रिया करोगे उतनी प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, और जैसे बल हटाओगे ये पूर्वावस्था में आ जाएगा। तो एक शब्द है जिसको प्रत्यास्था पूरा समझने के लिए एक शब्द समझना पड़ता है, उसको कहते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस। प्रतिबल इसका नाम होता है, स्ट्रेस। प्रतिबल क्या होता है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल। और आंतरिक प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होगी? इतनी क्रिया करोगे उतनी तो प्रतिक्रिया होगी। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल या आरोपित बाह्य बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के कैपिटल ए क्षेत्रफल पर हमने यफ बल लगाया, तो यफ बल लगाएंगे तो प्रतिक्रिया भी आपकी यफ उत्पन्न होगी। प्रतिक्रिया कितनी उत्पन्न होगी? यफ उत्पन्न होगी। तो प्रतिबल क्या हो जाएगा? इसका कोई नोटेशन नहीं है, तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? यफ बाई ए। मात्रक इसका ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक जानते होंगे न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलते हैं। एक दाब का ही मात्रक होता है। और डायमेंशन फार्मूला, विमीय सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम इसका विमीय सूत्र निकाल देते हैं। बल का डायमेंशन फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, यम यल टी पर -2, और क्षेत्रफल का होता है यल स्क्वायर। एक यल से एक यल कट जाएगा, एक यल ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यम यल पर -1 टी पर -2। ये डायमेंशन फार्मूला होता है किसका? प्रतिबल का। ये प्रतिबल का डायमेंशन फार्मूला है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रतिबल क्या होता है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल या आरोपित बाह्य बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। मात्रक प्रतिबल बराबर होता है यफ बाई ए, मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन फार्मूला जो होता है यम यल टी पर -2 होता है। अब प्रतिबल जब किसी वस्तु पर, प्रतिबल मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विरूपक बल। प्रतिबल मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विरूपक बल। विरूपक बल मतलब जो उसकी आकृति बदल दे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि वस्तुओं पर 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं। 3 प्रकार के प्रतिबल लगाते हैं। एक प्रतिबल वह हो जो उसकी लंबाई में परिवर्तन कर दे।
लंबाई में परिवर्तन। और दूसरे प्रकार का जो उसके आयतन में परिवर्तन कर दे, आयतन में परिवर्तन कर दे। और तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको उसकी को किसी कोण पर माने कोणीय परिवर्तन कर दे, कोणीय परिवर्तन कर दे। आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं। तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं। लंबाई, एक प्रतिबल तीन तरीके से लगता है, एक लंबाई बदल दे, एक आयतन बदल दे, और दूसरा क्या कर दे, कोणीय परिवर्तन कर दे। तो अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो तो ऐसे प्रतिबल को कहते हैं अनुदैर्घ्य प्रतिबल या रेखीय प्रतिबल। अनुदैर्घ्य प्रतिबल या इसको क्या बोलते हैं, रेखीय प्रतिबल। और अगर आयतन में परिवर्तन कर दे तो ऐसे प्रतिबल को कहते हैं अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। और अगर कोणीय परिवर्तन हो रहा हो तो ऐसे प्रतिबल को कहते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। या इसका एक नाम है अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल। इसका एक नाम ये भी है, अपरूपक प्रतिबल होता है। तो तीन प्रकार के प्रतिबल होते हैं, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। मात्र तीनों का एक ही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये तीन प्रकार के प्रतिबल होते हैं। अनुदैर्घ्य प्रतिबल लगाएंगे तो लंबाई बदलेगी, अभिलंब प्रतिबल लगाएंगे तो आयतन बदलेगा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगाएंगे तो कोणीय परिवर्तन होगा, वो वस्तु किसी कोण पर झुक जाएगी। अब जब भी किसी वस्तु पर हम विरूपक बल या प्रतिबल, यहाँ विरूपक बल अब छोड़ के प्रतिबल का नाम लेते हैं, जब किसी वस्तु पर हम प्रतिबल आरोपित करते हैं तो प्रतिबल जब हम उस पर आरोपित करेंगे तो वस्तु की आकृति बदल जाएगी। आकृति बदल जाने का क्या मतलब हुआ, वह वस्तु विकृत हो जाएगी। जैसे जो वस्तु है, जैसे मैं ही हूँ, अब मान लेते मैं अगर आपको दिख रहा हूँ, रहा हूँ, अब मान लीजिए मुझे पुलिस वाले, मैं बाहर लॉकडाउन तोड़ने जाऊँ और पुलिस वाले मुझे तोड़ ताड़ के अलग कर दें, तोड़ ओड़ दें, तो मेरी आकृति बदल जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे, ये विकृत हो गया। तो ये मतलब हो गया। तो विकृत नहीं, जब भी किसी वस्तु पर आप बल लगाते हो, अगर मान लीजिए बल लगा रहे हो और बल लगाने के बाद उसकी आकृति बदल जाएगी, आकृति बदल जाए, आकृति बदल जाए, आकार बदल जाए। तो ऐसे आकार बदलने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए वस्तु है, इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर लंबाई है, अब मान लीजिए बल लगाया, रबड़ है का माली है, अब बल लगाया तो मान लीजिए इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो गई, लंबाई बढ़ी ना। तब ये अब उस तरह नहीं रह गया, अर्थात ये विकृत हो गया, 1 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ी। तो आकृति अगर किसी वस्तु में बदल जाती है, कोई विरूपक बल लगाया, उसकी आकृति बदल जाती है, तो उसको कहते हैं कि वस्तु विकृत हो गई। यानी हमको यहां पढ़ना विकृति, विकृति। विकृति क्या होती है, किसी वस्तु के एकांक आकार में या आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति। किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति की एक परिभाषा ये है, विकृति में परिवर्तन बराबर होता है आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार, प्रारंभिक आकार। ये होता है विकृति की परिभाषा। इसका कोई मात्रक नहीं, यह एक अनुपात है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं होता है। और यह कैसी राशि है, जब चूंकि मात्रक नहीं है तो यह कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। विमीय सूत्र में आपको बताया कुछ राशियां विमाहीन होती हैं, इसमें कोण एक बताया गया, कोण विमाहीन होता है, अपवर्तनांक विमाहीन होता है। आप एक नया शब्द पढ़ने जा रहे हैं, विकृति। ये विमाहीन राशि है या एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखिए, चूंकि हमने प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का जब प्रतिबल लगाएंगे तो विकृति भी कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी। पहले प्रकार की विकृति कहते हैं अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। दूसरे प्रकार की विकृति कहते हैं आयतन विकृति, और तीसरे प्रकार की विकृति को कहते हैं अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति तब उत्पन्न होती है जब अनुदैर्घ्य प्रतिबल लगाया जाता है। अब आयतन विकृति तब होती है जब अभिलंब प्रतिबल लगाया जाता है।
और अपरूपण विकृति कब होती है? जब अपरूपक प्रतिबल या स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगाया जाता है। यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल से अनुदैर्ध्य विकृति, अभिलंब प्रतिबल से आयतन विकृति और अपरूपक प्रतिबल से कौन विकृति उत्पन्न होती है? अपरूपण विकृति होती है। इसके देखिए विकृति और प्रतिबल, जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई वस्तु पूर्णतया प्रत्यास्थ नहीं होती है, परंतु कुछ वस्तुओं को प्रत्यास्थ माना गया है। उसी के आधार पर एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने प्रत्यास्थ के वस्तुओं के संबंध में एक नियम प्रतिपादित, कैसे कहते हैं? हुक का नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हुक का नियम, प्रत्यास्थ वस्तुओं। और उन्होंने जो प्रत्यास्थ वस्तुएं ली थी उसमें जो विकृति होती है वो लघु विकृति के लिए बताते हैं। तो ये इसके बारे में आपको हम कल समझाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर सारे बच्चे लगभग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो मैं लिख के दे दूंगा और उसको व्हाट्सअप कर दीजिए। जो समझ में ना आया उसको समझिएगा। पर डे क्लास चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पर डे हम 1 से 20 मिनट का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे मोबाइल के पास भी क्षमता नहीं है कि मैं उसको भेज सकूँ। 20 मिनट का पर डे आपको हम एक वीडियो शाम तक भेज दिया करेंगे। आप उसको समझिएगा। जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा बीच बीच में न्यूमेरिकल हम आपको भेजेंगे, उसका सलूशन आप हमको बताइएगा। जो समझ में ना आएगा वो भी बताएंगे। बस मकसद सारे हमारे जितने भी स्कूल के टीचर हैं उनका केवल एक मकसद है कि आप घर बैठ के पढ़ें। धन्यवाद।